बहुत अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है इस एसआर ग्रुप कॉलेज की क्लास में, जहाँ पे आज हम आप लोग सीखने वाले हैं बहुत ही कमाल के स्ट्रक्चर विद सेंटेंस, जो कि आपकी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल में बहुत ज़्यादा काम आएगी। एज़ यूजुअल मैं आप लोगों को बहुत ही कमाल के स्ट्रक्चर आज प्रोवाइड करने वाली हूँ, जो आप अपनी डेली लाइफ में काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं। और इसका यूज़ आप अपनी डे टू डे लाइफ में, आप जब किसी से कन्वर्सेशन करते हैं, किसी से बात करते हैं, तो बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ बहुत ही बेसिक से बहुत ही यू कैन से दैट बेसिक और एडवांस, मैं दोनों स्ट्रक्चर इस वीडियो में बताऊंगी। और ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। अगर आप इस पर प्रैक्टिस करते हैं तो आप अपनी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल को काफ़ी हद तक सुधार सकते हैं, अपनी इंग्लिश में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। सो गाइस, एज यू नो वेरी वेल कि आज टुडे इज़ डे 16, आज डे 16 है। और इस डे 16 की क्लास में आज कुछ बेसिक और एडवांस स्ट्रक्चर आप लोग पढ़ने वाले हैं, जो कि आपकी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल के लिए बहुत ज़्यादा वर्क करेगी। एंड वन मोर थिंग दैट आई वुड लाइक टू टेल यू टू ऑल कि आप इस पे प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा कि अगर आप अपनी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो इस सारे जो भी सेंटेंस मैं आज प्रोवाइड करूँगी, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करूँगी, उसको आप अपनी डेली लाइफ में ज़रूर यूज़ करिएगा। उससे रिलेटेड आप सेंटेंस, मैं आप लोगों को कुछ सेंटेंस भी प्रोवाइड करूँगी उससे रिलेटेड, ताकि आपको बहुत अच्छे से वो समझ में आ जाए और आप अपनी डेली लाइफ में यूज़ भी कर लें। बट द थिंग इज़ दैट कि आपको भी उस पर प्रैक्टिस ज़रूर करनी है, घर पर ज़रूर करिएगा। जब भी इस तरह के सेंटेंस आपको बोलने हुए तो आप उसको इंग्लिश में ज़रूर बोलिएगा। सो चलिए वीडियो की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज हम लोग किस तरह के स्ट्रक्चर को पढ़ने वाले हैं। आज की जो वीडियो है वो उस वीडियो में हम किस तरह के एडवांस और बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं। सो नाउ लेट्स मूव अहेड टुवर्ड्स स्ट्रक्चर, बट बिफोर मूविंग अहेड आई हैव अ वेरी स्पेशल मैसेज विद यू ऑल, फॉर यू ऑल। सो मैसेज ये है कि द थॉट इज़ दैट for being successful you must do hard work with the smart work. Okay, if you want to be successful you have to do hard work with the smart work, or you have to do smart work with the hard work, whatever you can use here. Okay, आपको स्मार्ट वर्क के साथ, आपको हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा अगर आप अपनी लाइफ में सफल होना चाहते हैं। सो दिस इज़ द मैसेज ऑफ द डे गाइस। तो इसी मैसेज के साथ चलिए बढ़ते हैं हमारी क्लास की ओर एंड देखते हैं आज के हमारे स्ट्रक्चर को। पहले हम देख लेते हैं कि आज हम लोग किस किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, मतलब कि किस किस स्ट्रक्चर पे बात करने वाले हैं। सबसे पहला जो हमारा यूज़ है, देखिए यूज़ ऑफ, हम सबसे पहले बात करेंगे एज मच एज यू वांट पे। काफ़ी कमाल का स्ट्रक्चर है, इतना ज़्यादा आप लोग यूज़ करते हैं इस स्ट्रक्चर को दैट अब बता भी नहीं सकते हम कि आप कितना ज़्यादा यूज़ करते हैं। पहला हमारा स्ट्रक्चर हो गया एज मच एज यू वांट का। दूसरा हम बात करेंगे गॉट इनफ ऑफ का। इसका भी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं आप लोग। इसका यूज़ ऐसे करते हैं जब आप कहीं पे बहुत ज़्यादा मन भर जाता है तो वहाँ पे आप यूज़ करते हैं गॉट इनफ ऑफ का। अब आप समझ सकते हैं कि आप कितना ज़्यादा सेंटेंस आप यूज़ करते होंगे कि मेरा मन भर गया है इस चीज़ से। ओके, हमारा थर्ड जो स्ट्रक्चर है वो है देयर मस्ट बी सम वे टू। देयर मस्ट बी सम वे टू, ये भी काफ़ी ज़्यादा कमाल का स्ट्रक्चर है, एडवांस स्ट्रक्चर है और बहुत ज़्यादा यूज़ भी करते हैं आप लोग। तो इसको यूज़ करते हैं इस तरह से, जब हम कहते हैं ना कोई तो तरीका होगा, तो जब भी हम बात करते हैं कोई तो तरीका होगा वाला सेंटेंस की, तो वहाँ पे हम देयर मस्ट बी सम वे टू, वुड का भी यूज़ कर सकते हैं। बट हम क्या है कि फोर्सफुली कह रहे हैं ना किसी चीज़ को एक, तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे मस्ट का। नेक्स्ट है डू एवर, ये भी काफ़ी कमाल का स्ट्रक्चर है। डू एवर मतलब होता है कभी तो, जैसे कोई इंसान बहुत ज़्यादा हमेशा ऐसे गुस्से में और कभी ना हंसे तो आप ऐसा बोलते हैं ना, कभी तो मुस्कुरा लिया करो। तो जब भी हम बात करते हैं कभी तो वाले सेंटेंस की, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं डू एवर का। हमारा लास्ट सेंटेंस है इट डजंट बफेट। अब देखिए, शोभा नहीं देता वाला सेंटेंस तो आप लोग यूज़ ही करते होंगे, तो ये स्ट्रक्चर है शोभा नहीं देता वाला। ओके, मतलब इट डजंट बफेट। तो आज आप लोग इन सारे स्ट्रक्चर को कवर करने वाले हैं, इन सारे स्ट्रक्चर को पढ़ने वाले हैं, जो कि आप अपनी लाइफ में, जो कि आप अपनी इंग्लिश स्पीकिंग के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। सो गाइस, यू मस्ट बी विद अस, आपको हमारे साथ बने रहना है इस वीडियो के लास्ट तक। और
क्योंकि अगर आप चाहते हैं इंग्लिश अपनी इंग्लिश बेटर करना तो इस वीडियो के साथ आपको रहना है बने। ओके, चलिए क्लास की ओर चलते हैं और देखते हैं आज का हमारा पहला स्ट्रक्चर एज मच एज यू वांट वाला। तो सबसे पहले देखिए आपको करना क्या है, नथिंग यू हैव टू डू। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक स्ट्रक्चर समझा दे रही हूँ कि सबसे पहले स्ट्रक्चर में आपको करना क्या है। सो एट फर्स्ट आपको यहाँ पे यूज़ करना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, क्या यूज़ करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सिंपली आपको वर्ब यूज़ कर देना है, जो भी आपका एक्शन होगा, जो भी आपका वर्ब होगा, जो भी आपकी क्रिया होगी। फिर कुछ नहीं करना है, एज मच एज यू वांट, ऐसे आपको इसको यूज़ कर लेना है। ठीक है, सबसे पहले वर्ब लगाएंगे, एज मच एज यू वांट ऐसे हम उतार लेंगे, मतलब लिख लेंगे ऐसे। ओके, अब इसका मतलब क्या होता है, जैसे इसका मतलब होता है जितना चाहो उतना। क्या होता है इसका मतलब, जितना चाहो उतना। जैसे हम कहते हैं ना, कभी कभार ऐसे कहते हैं, जितना खाना चाहो खा लो, जितना खेलना चाहो खेल लो, जितना भागना चाहो भाग लो, जितना पढ़ना चाहो पढ़ लो। तो जब भी हम इस तरह के सेंटेंस के बारे में बात करते हैं, जितना चाहो उतना वाले, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं एज मच एज यू वांट का। ठीक है, बहुत ही कमाल का स्ट्रक्चर है, एडवांस स्ट्रक्चर है, और यू कैन से दैट इट्स अ बेसिक स्ट्रक्चर। ये बेसिक स्ट्रक्चर भी आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं, बट इन द फॉर्म ऑफ एडवांस। पहला है, जैसे फॉर द एग्जाम्पल हम इसको समझते हैं, जितना खेलना चाहो खेल लो, जितना खेलना चाहो खेल लो। कैसे यूज़ करेंगे इसको, अब हमारा काम क्या हो रहा है, खेलने का, तो खेलने की इंग्लिश होती है प्ले। अब क्या लगाएंगे, प्ले एज मच एज यू वांट। देखिए बहुत ही सिंपली, सबसे पहले हमने वर्ब लगा दिया प्ले, अब प्ले एज मच एज यू वांट, जितना खेलना चाहो खेल लो, प्ले एज मच एज यू वांट। अगला हमारा एग्जाम्पल है, जितना चाहो खा लो, जितना खाना चाहो खा लो। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, जितना खाना चाहो खा लो। सिंपली आप बोल सकते हैं ईट एज मच एज यू वांट। कैसे बोलेंगे, ईट एज मच एज यू वांट, जितना खाना चाहो खा लो। ओके, तो इससे रिलेटेड आप ढेर सारे सेंटेंस को क्रिएट करके और अपने इंग्लिश में इसको यूज़ करके इंग्लिश को बेटर कर सकते हैं। So now let's move ahead towards next sentences. अगले सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं, and here is the more examples for you all. So next example है, जितना पूछना चाहो पूछ लो। ओके, जितना पूछना चाहो पूछ लो। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, अब सिंपली आप एज अ एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे जब टीचर्स पढ़ाते हैं कोई भी सब्जेक्ट, तो वो बोलते हैं ना, जितना पूछना चाहो पूछ लो। ओके, लेकिन कल मैं इसका कल भूलने नहीं चाहिए कोई भी लोग इसको। ओके, जितना आज पूछना चाहो पूछ लो। इसको इंग्लिश में कैसे पूछेंगे, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, आस्क एज मच एज यू वांट, आस्क एज मच एज यू वांट, जितना पूछना चाहो पूछ लो। नेक्स्ट है, जितना देना चाहो दे दो। ओके, सपोज दैट कोई आपको कुछ दे रहा है और उसने पूछा कितना दें, तो आपने कहा जितना देना चाहो उतना दे दो। तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, गिव एज मच एज यू वांट। कैसे बोलेंगे, गिव एज मच एज यू वांट। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, जितना देखना चाहो देख लो। सपोज दैट आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं और आप टीवी देख रहे हैं। ठीक है, आपके पेरेंट्स ने कहा आज जितनी टीवी देखना है, जितना टीवी देखना चाहो देख लो। ओके, तो कैसे इंग्लिश में बोलेंगे इसको, सी एज मच एज यू वांट, सी एज मच एज यू वांट, जितना देखना चाहो उतना देख लो। इस तरह से आप ढेर सारे सेंटेंस को क्रिएट कर सकते हैं और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपनी इंग्लिश में इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है, जितना बोलना चाहो बोल लो, जितना बोलना चाहो बोल लो। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, जितना बोलना चाहो बोल लो, स्पीक एज मच एज यू वांट, स्पीक एज मच एज यू वांट, जितना बोलना चाहो बोल लो।
अब इससे रिलेटेड आप जितने भी सेंटेंस आप अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, नाउ यू हैव टू स्टार्ट स्पीकिंग इन इंग्लिश, ओके। अब उसको स्टार्ट करिए कि आप उसे इंग्लिश में बोलिए और इस पर प्रैक्टिस करिए। आप बहुत ही कमाल का, बहुत ही हैंडी स्ट्रक्चर है, आपको बहुत ही जल्दी से याद हो जाएगा। सो आई होप गाइस आपको ये फर्स्ट स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले स्ट्रक्चर की ओर। अगला स्ट्रक्चर है गॉट इनफ ऑफ का। किसका स्ट्रक्चर है? गॉट इनफ ऑफ का। देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को स्ट्रक्चर समझा देती हूँ। सबसे पहले आपको करना क्या है, जैसे अगर आपको मन भर गया से सेंटेंस बनाना है तो स्ट्रक्चर सबसे पहले हम क्लियर कर लेते हैं। स्ट्रक्चर में आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है, ओके, जो भी आपका सब्जेक्ट होगा, जिसके बारे में भी आप बात करेंगे, जिस इंसान के बारे में। गॉट इनफ ऑफ लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में INGU लगाना है और फिर उसके बाद यहाँ पे अदर वर्ड यूज़ कर देना है, ठीक है। गॉट इनफ ऑफ के बाद आपको यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगाना है, फिर अदर वर्ड यूज़ कर देना है। सब्जेक्ट गॉट इनफ ऑफ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING एंड अदर वर्ड यूज़ कर देना है, ठीक है। अब लेते हैं इससे रिलेटेड हम कुछ एग्जाम्पल्स, इसको बहुत अच्छे से समझने के लिए। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है, जैसे पहला एग्जाम्पल है, पिज़्ज़ा खाने से मेरा मन भर गया है, ओके। पिज़्ज़ा खाने से मेरा मन भर गया है। जैसे जब कोई चीज़ हमें, एक ही चीज़ हमें डेली मिलती है तो क्या होता है, हम इस तरह के सेंटेंस बोलते हैं ना, मेरा ये खाने से मन भर गया है, मेरा वहाँ जाने से मन भर गया है, मेरा पढ़ाई करने से मन भर गया है। तो जब भी हमें, जब कोई चीज़ हमें कंटिन्यूसली देखने को मिलती है, कंटिन्यूसली उसी चीज़ को यूज़ करने को मिलती है, तो हम क्या कहते हैं कि मेरा ये करने से क्या हो गया है, मन भर गया है। तो यहाँ पे सपोज दैट कोई ऐसा इंसान है जो डेली पिज़्ज़ा मतलब कहीं पे जाता हो, या फिर ओके, एज ए स्कूलिंग आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप स्कूल में पढ़ते हैं और डेली आप पिज़्ज़ा ही खाने जाते हो, ओके, नॉट एनी अदर थिंग्स, तो आप यहाँ पे ऐसे यूज़ कर सकते हैं, डेली हम पिज़्ज़ा ही खाते हैं, मेरा पिज़्ज़ा खाने से मन भर गया है। कैसे इंग्लिश में बोलेंगे इसको? आई गॉट इनफ ऑफ ईटिंग पिज़्ज़ा, आई गॉट इनफ ऑफ ईटिंग पिज़्ज़ा, और इन्जॉइंग पिज़्ज़ा आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि पिज़्ज़ा ऐसा है कि आप उसको इन्जॉय करते हैं। तो यहाँ पे ईटिंग की जगह पे आप हैविंग पिज़्ज़ा भी यूज़ कर सकते हैं, इन्जॉइंग पिज़्ज़ा भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है, मेरा चाय पीने से मन भर गया है, ओके। बाय द वे, अ वेरी फ्यू पीपल हैव दैट दे गॉट इनफ ऑफ टेकिंग टी, ओके। बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जिनको चाय पीने से मन भर जाता है, बट सम ऑफ दैट दे गॉट इनफ ऑफ। तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल है, मेरा चाय पीने से मन भर गया है, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई गॉट इनफ ऑफ टेकिंग टी, मेरा चाय पीने से मन भर गया है। अब डेली चाय ही मिलती है, तो इसको कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? आई गॉट इनफ ऑफ टेकिंग टी, ओके। द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, बाय द वे, इंडिया में जो लोग हैं उनका चाय पीने से बिल्कुल भी मन नहीं भरता। सो यहाँ पे एज अ एग्जाम्पल, अगर जिसका भी मन भर गया हो तो यहाँ पे आप इसको इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। अगला हमारा है एग्जाम्पल, अगला एग्जाम्पल है, पढ़ाई करने से मेरा मन भर गया है। दिस इज़ द थिंग्स दैट, ये बहुत सारे लोग कहते हैं मेरा पढ़ाई करने से मन भर गया है, डेली पढ़ाई करो, मेरा पढ़ाई करने से मन भर गया है, ओके। लाइफ में कुछ एडवेंचर होने चाहिए, कुछ अलग भी चीज़ें करनी चाहिए। अब डेली एक ही सब्जेक्ट लेके बैठे रहो, एक ही सब्जेक्ट पढ़ने से, तो मेरा पढ़ाई करने से क्या है, मन भर गया है। कैसे इंग्लिश में बोलेंगे इसको? आई गॉट इनफ ऑफ स्टडिंग, आई गॉट इनफ ऑफ स्टडिंग, मतलब मेरा पढ़ाई से मन भर गया, मेरा पढ़ाई करने से मन भर गया है। अगला एग्जाम्पल है, मेरा टीवी देखने से मन भर गया है, मेरा टीवी देखने से मन भर गया है, ओके। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई गॉट इनफ ऑफ वॉचिंग टीवी, आई गॉट इनफ ऑफ वॉचिंग टीवी, मेरा टीवी देखने से क्या हो गया है, मन भर गया है, ओके। आई गॉट इनफ ऑफ वॉचिंग टीवी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, मेरा लिखने से मन भर गया है, ओके। डेली आपको असाइनमेंट सपोज दैट लिखना है, ओके, और बहुत ज़्यादा लिखना है, तो आप क्या यूज़ करते हैं? मेरा लिखने से मन भर गया है, डेली मुझे असाइनमेंट पूरा करना पड़ता है, डेली मुझे लिखना पड़ता है, तो मेरा लिखने से क्या हो गया है, मन भर गया है। कैसे इसको इंग्लिश में बोलेंगे? आई गॉट इनफ ऑफ राइटिंग, आई गॉट इनफ ऑफ राइटिंग, ओके। अब यहाँ पे असाइनमेंट यूज़ कर सकते हैं आप, okay, whatever you want to use here you can use, okay। next है
मेरा मोमोज खाने से मन भर गया है. ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल है मेरा मोमोज खाने से मन भर गया है. ओके, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? I got enough of enjoying momos. I got enough of enjoying momos. ओके, तो इसको इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं. बहुत ही कमाल का स्ट्रक्चर है. जब भी आप इस तरह के सेंटेंस बोले कि मेरा इस चीज़ से मन भर गया है, तो वहाँ पे आप यूज़ करेंगे got enough of का. So today you have learned the use of as much as you want and the second use of got enough of. Now let's move ahead towards next. आगे बढ़ते हैं अगले स्ट्रक्चर की ओर और देखते हैं आज का हमारा अगला कमाल का स्ट्रक्चर. तो हमारा अगला जो स्ट्रक्चर है वो भी बहुत ही कमाल का स्ट्रक्चर है. There must be some way to प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अदर वर्ड. जब भी आपको इस तरह के सेंटेंस बोलने होते हैं कि कोई तो रास्ता होगा या फिर कोई तो तरीका होगा, ठीक है. जब भी आप इस तरह के सेंटेंस बोलते हैं कोई तो तरीका होगा, कोई तो रास्ता होगा वहाँ जाने का, इस मुसीबत से निकलने का, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं देयर मस्ट बी सम वे टू. ओके, पहले आप स्ट्रक्चर को हम समझा देते हैं कि आपको स्ट्रक्चर यूज़ कैसे करना है. जैसे सबसे पहले आपको देयर मस्ट बी सम वे टू का यूज़ करना है. देयर मस्ट बी सम वे टू का यूज़ करना है. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है, जो भी आपका वर्ब होगा, जो भी आपका एक्शन होगी. फिर उसके बाद यहाँ पे आपको अदर वर्ड का यूज़ कर देना है. ओके, आई होप यू गॉट दिस. ओके, सो नाउ लेट्स टेक सम एग्जाम्पल. चलिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं इससे रिलेटेड, ताकि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाए. सो जैसा कि यहाँ पे हमारा पहला जो एग्जाम्पल है, कोई तो तरीका होगा वहाँ जाने का. एग्जाम्पल क्या है? कोई तो तरीका होगा वहाँ जाने का. इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आपने इस तरह के सेंटेंसेस बहुत बार मूवीज़ में देखे होंगे. ओके, कोई तो तरीका होगा वहाँ जाने का. ओके, सपोज़ आप कहीं पे फंस गए हैं और स्टिल कोई व्हीकल भी नहीं है, कोई भी चीज़ नहीं है कि आप किसी उस स्थान पे पहुंच सके. सपोज दैट उस स्थान पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्क है. ओके, तो आप ऐसा सोचते हैं कोई तो रास्ता होगा वहाँ जाने का, तो कैसे इंग्लिश में बोलेंगे इसको? देयर मस्ट बी सम वे टू गो देयर. देयर मस्ट बी सम वे टू गो देयर. कोई तो तरीका होगा वहाँ जाने का, कोई तो रास्ता होगा वहाँ जाने का. ओके, नेक्स्ट है कोई तो तरीका होगा उससे बात करने का. ओके, कोई तो तरीका होगा उससे बात करने का. इसको भी बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं, तो इसको सिंपली आप कैसे यूज़ करेंगे, कैसे बनाएंगे इंग्लिश में, बहुत ही कमाल का है. देखिए, देयर मस्ट बी सम वे टू टॉक टू हिम. कोई तो तरीका होगा उससे बात करने का. ओके, जब भी आप इस तरह के सेंटेंस को यूज़ करेंगे कि कोई तो तरीका होगा, तो वहाँ पे देयर मस्ट बी सम वे टू ज़रूर यूज़ करिएगा, ठीक है. अब कोई तो तरीका होगा उससे बात करने का, देयर मस्ट बी सम वे टू टॉक टू हिम. कोई तो तरीका होगा उससे बात करने का. आगे बढ़ते हैं हमारे अगले एग्जाम्पल की ओर और देखते हैं आज का हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल. एंड द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज कोई तो तरीका होगा अंग्रेज़ी सीखने का. ओके, सपोज दैट आप बहुत ज़्यादा पुअर हैं इंग्लिश में और आपके फ्रेंड ने कहा तुम नहीं सीख पाओगे, तो आपने कहा नहीं ऐसी बात तो नहीं है, मैं सीख लूँगा, लेकिन कोई तो ऐसा तरीका होगा अंग्रेज़ी सीखने का. ओके, कोई तो तरीका होगा अंग्रेज़ी सीखने का और मैं सीख लूँगा. तो कैसे इसको इंग्लिश में बोलेंगे? देयर मस्ट बी सम वे टू लर्न इंग्लिश. देयर मस्ट बी सम वे टू लर्न इंग्लिश, मतलब कोई तो तरीका होगा अंग्रेज़ी सीखने का. देयर मस्ट बी सम वे टू लर्न इंग्लिश. ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल है कोई तो तरीका होगा ठीक होने का. ओके, कोई तो तरीका होगा ठीक होने का. सपोज दैट आप एज दिस इज़ ओनली द एग्जाम्पल कि सपोज दैट कोई बहुत ज़्यादा बीमार है और आपने उससे कहा कि मुझे नहीं लगता अब आप ठीक होंगे, तो उसने कहा कि कोई तो तरीका होगा ठीक होने का. कैसे इंग्लिश में बोलेंगे इसको? देयर मस्ट बी सम वे टू गेट वेल. ओके, देयर मस्ट बी सम वे टू गेट वेल. ओके, मतलब ठीक होने के लिए हम गेट वेल का यूज़ करते हैं. ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल है कोई तो तरीका होगा यहाँ से बाहर निकलने का. अब आप ये मोस्ट ऑफ द टाइम आपने ये बहुत मूवीज़ में देखा होगा, जैसे जब कोई किसी चीज़ में फंस जाते हैं तो फिर यूज़ करते हैं ना, कोई तो तरीका होगा यहाँ से बाहर निकलने का. तो कैसे इसको इंग्लिश में बोलेंगे?
there must be some way to come out from here. There must be some way to come out from here. यहाँ से निकलने, come out मतलब होता है निकलना, ओके, बाहर निकलना. यहाँ से कोई तो तरीका होगा यहाँ से बाहर निकलने का. There must be some way to come out from here. Okay, I hope guys you got this. So now let's move ahead. आगे बढ़ते हैं हमारे अगले स्ट्रक्चर की ओर और देखते हैं आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर. सो हमारा अगला स्ट्रक्चर है do ever, the first form of verb. बहुत ही कमाल का, बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही छोटा सा स्ट्रक्चर है. do ever का मतलब होता है कभी तो. आपको करना क्या है, नथिंग यू हैव टू डू, ओनली आपको डू एवर का यूज़ करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है एंड नथिंग यू हैव टू डू. ओके, सिर्फ आपको डू एवर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. अगर सेंटेंस में अदर वर्ड है या फिर ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज नो प्रॉब्लम. ओके, अब इसका मतलब होता है कभी तो. जैसे हम स्पीक करते हैं ना, इस तरह के सेंटेंस, कभी तो हंस लिया करो. सपोज दैट कोई ऐसा बहुत ही सेंसिटिव मतलब ऐसा कि कभी ना हंसे और ना किसी से बात करे, तो आप ऐसा बोलते हैं ना, कभी तो हंस लिया करो, कभी तो पूछ लिया करो. बिना पूछे ही खाने लगते हो, तो कैसे बोलेंगे, कभी तो पूछ लिया करो. तो जब भी हम बात करते हैं, कभी तो कोई काम कर लिया करो, कभी तो चले जाया करो, कभी तो उठ जाया करो, कभी तो बोल दिया करो, कभी तो पूछ लिया करो, कभी तो हंस दिया करो, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं डू एवर का. चलिए इसको एग्जाम्पल से अच्छे से समझते हैं. जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, द फर्स्ट एग्जाम्पल इज़ दैट कभी तो मुस्कुरा लिया करो. अब कोई बहुत ही ज़्यादा ऐसा बंदा है जो हमेशा एकदम चुपचाप और ना हंसे, तो आप ऐसा यूज़ करते हैं ना, कभी तो मुस्कुरा लिया करो. आप कभी मुस्कुराते ही नहीं. कैसे इंग्लिश में बोलेंगे, डू एवर स्माइल, डू एवर स्माइल, कभी तो मुस्कुरा लिया करो. नेक्स्ट है कभी तो बोल दिया करो, कभी तो बोल दिया करो. इंग्लिश में कैसे बोलेंगे इसको, डू एवर स्पीक, कैसे बोलेंगे, डू एवर स्पीक, कभी तो बोल दिया करो. ओके, तो इस तरह से आप ढेर सारे सेंटेंस को क्रिएट कर सकते हैं डू एवर का यूज़ करके. कभी तो बोल दिया करो, कभी तो हंस लिया करो, कभी तो मुस्कुरा दिया करो. ओके, आगे बढ़ते हैं हमारे अगले एग्जाम्पल की ओर. हमारा अगला एग्जाम्पल है कभी तो समझ लिया करो. इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, कभी तो समझ लिया करो. अब सपोज दैट कोई ऐसा इंसान है जिसको आप बहुत समझाते हैं बट स्टिल वो नहीं समझता है, तो आप कैसे बोलते हैं, इस तरह से बोलते हैं ना, कभी तो समझ लिया करो. या फिर सपोज दैट आप किसी को कोई चीज़ें आप कोई अपनी फीलिंग्स बताना चाह रहे हैं एंड स्टिल कि आपके बार बार बताने पे भी वो नहीं समझ रहे हैं, तो आप ऐसा यूज़ कर सकते हैं, आप लोग तो कभी समझते ही नहीं हैं, कभी तो समझ लिया करो. तो कैसे इंग्लिश में बोलेंगे, डू एवर अंडरस्टैंड, डू एवर अंडरस्टैंड, कभी तो समझ लिया करो. नेक्स्ट इज कभी तो खाना बना लिया करो. अब सपोज दैट कोई एक ही इंसान डेली खाना बनाता है, तो आपके पेरेंट्स ने कहा कभी तुम भी खाना बना लिया करो. तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, डू एवर कुक फूड, कभी तो खाना बना लिया करो, डू एवर कुक फूड. द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज कभी तो चुप रहा करो. कोई ऐसा इंसान है जो बहुत ज़्यादा बोलता है, तो आप इस तरह के सेंटेंस यूज़ करते हैं ना, कभी तो चुप रहा करो. तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, डू एवर बी क्वाइट और बी साइलेंट. ओके, यू कैन यूज हियर बी क्वाइट और बी साइलेंट, डू एवर बी साइलेंट और बी क्वाइट. तो इस तरह से आप ढेर सारे सेंटेंस को क्रिएट कर सकते हैं, अपने इंग्लिश स्पीकिंग स्किल को बेटर कर सकते हैं. So, ये रहे आज के स्ट्रक्चर एंड नाउ आई एम गोइंग टू provide you the next and the last structure of the day. आज का हमारा अगला और लास्ट स्ट्रक्चर जो कि काफ़ी ज़्यादा आप लोग यूज़ करते हैं, और वो स्ट्रक्चर है doesn't buffet you का. ओके, देखिए बहुत ही कमाल का स्ट्रक्चर है. इसको हम यूज़ करते हैं एज अ, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं फॉर द एग्जांपल, जैसे हम यूज़ करते हैं जब भी हम बात करते हैं कि आपको कोई काम करना शोभा नहीं देती, तो शोभा नहीं देता, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं इट डजंट बफिट का. ओके, बहुत ही कमाल का है. सबसे पहले मैं आप लोगों को स्ट्रक्चर समझा देती हूँ दैट व्हाट यू हैव टू डू, व्हाट यू हैव टू यूज़. ओके, जब भी आप इस तरह के सेंटेंस को क्रिएट करेंगे या फिर जब भी इस तरह के शोभा वाले सेंटेंस को
स्पीक करेंगे तो वहाँ पे आपको सबसे पहले क्या क्या चीज़ें यूज़ करनी है। तो सबसे पहले आपको यूज़ करना है इट डजंट बफेट का, फिर यू हिम हर लगाना है, वट एवर जो भी आपको यूज़ करना है यहाँ पे, फिर टू का यूज़ करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ कर देना है, फिर ऑब्जेक्ट यूज़ कर देना है, और यू कैन यूज़ हियर अदर वर्ड्स, ओके, या फिर अदर वर्ड्स यहाँ पे यूज़ करना है। बहुत ही सिंपल सा है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आपको वर्ब पे फोकस करना है, ठीक है। अब इसका मतलब होता है शोभा नहीं देता। जैसे अगर आपको कहना हुआ बहस करना आपको शोभा नहीं देता, जैसे कोई बहुत ही सिंसियर और बहुत ही सेंसिबल इंसान है और फिर भी वो किसी छोटी बात पे बहस करने लगे, तो आप ऐसे बोलते हैं ना, आप इतने सिंसियर और सेंसिबल इंसान हैं, आपको बहस करना आपको शोभा नहीं देता। कोई स्टूडेंट है और अगर वो झूठ बोल रहा है तो आप ऐसा बोलते हैं ना, झूठ बोलना आपको शोभा नहीं देता क्योंकि आप एक स्टूडेंट हैं। तो जब भी हम बात करते हैं कोई चीज़ शोभा नहीं देती आपको ये, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं इट डजंट बफेट का, ओके। अब लेते हैं कुछ एग्जाम्पल इसको अच्छे से समझने के लिए। तो यहाँ पे हमारा पहला एग्जाम्पल है, वहाँ जाना तुम्हें शोभा नहीं देता, ओके। वहाँ जाना तुम्हें शोभा नहीं देता, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इट डजंट बफेट यू टू गो देयर, इट डजंट बफेट यू टू गो देयर, वहाँ जाना तुम्हें शोभा नहीं देता। अगला हमारा एग्जाम्पल है, बहस करना तुम्हें शोभा नहीं देता, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इट डजंट बफेट यू टू आर्ग्यू, इट डजंट बफेट यू टू आर्ग्यू, मतलब बहस करना तुम्हें शोभा नहीं देता या फिर आपको शोभा नहीं देता, आप इतने सिंसियर और सेंसिबल इंसान हैं, सो बहस करना आपको शोभा नहीं देता। इट डजंट बफेट यू टू आर्ग्यू। होप यू गॉट दिस, ओके। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो स्ट्रक्चर इस तरह से यूज़ करेंगे। अब जब भी आपको इस तरह के सेंटेंस बोलने हुए, सो इस तरह से आप क्रिएट करके उसको स्पीक कर सकते हैं इंग्लिश में, ओके। नाउ लेट्स टेक अ मोर एग्जाम्पल। सो अगला एग्जाम्पल है, उसे यह काम करना शोभा नहीं देता, उसे यह काम करना शोभा नहीं देता, इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इट डजंट बफेट हिम टू डू दिस वर्क, it doesn't buffet him to do this work, okay, उसे यह काम करना शोभा नहीं देता। अगला एग्जाम्पल है, बहस करना तुम्हें शोभा नहीं देता, बहाने बनाना तुम्हें शोभा नहीं देता। अब कोई एज ए स्टूडेंट है और बहाने बना रहा है कि नहीं मैं ये करता हूँ, या फिर बहाने बना रहा हो कि स्कूल ना जाने के, तो आप ऐसा यूज़ कर सकते हैं, बहाने बनाना तुम्हें शोभा नहीं देता, ओके, एज यू आर स्टूडेंट। सो इट डजंट बफेट यू टू मेक एक्सक्यूज़, टू मेक एक्सक्यूज़, ओके, बहाने बनाना तुम्हें शोभा नहीं देता। इट डजंट बफेट यू टू मेक एक्सक्यूज़, बहाने बनाना तुम्हें या फिर आपको शोभा नहीं देता। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, गाली देना तुम्हें शोभा नहीं देता, ओके। अगर कोई ऐसा इंसान है जो अब्यूज़ करता है, तो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, गाली देना तुम्हें शोभा नहीं देता, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इट डजंट बफेट यू टू अब्यूज़, इट डजंट बफेट यू टू अब्यूज़, मतलब गाली देना तुम्हें शोभा नहीं देता। तो इस तरह से आप ढेर सारे सेंटेंस को क्रिएट कर सकते हैं और अपनी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल में यूज़ करके अपनी इंग्लिश को बेटर कर सकते हैं। सो ये रहे आज के कुछ ऐसे एडवांस एंड बेसिक स्ट्रक्चर जो आप अपनी डेली लाइफ में यूज़ करके अपनी इंग्लिश को बेटर कर सकते हैं। एंड आई होप गाइस आप सारे स्ट्रक्चर को अच्छे से समझ गए होंगे, बट द थिंग इज़ दैट यू मस्ट प्रैक्टिस अबाउट ऑल द स्ट्रक्चर इफ़ यू वांट टू मेक some improvement in yourself in your speaking skills, so you must प्रैक्टिस, ओके। आप सभी लोगों को प्रैक्टिस करना है और मैंने आप लोगों को प्रैक्टिस सेंटेंस भी प्रोवाइड ही किया है। सो व्हेनेवर आप इस तरह के सेंटेंस बोलें, सो यू मस्ट स्पीक इन इंग्लिश, ओके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज की वीडियो में बस इतना ही, और थैंक्स फॉर बी विद अस, हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ वंडरफुल टाइम।